हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ मानवेंद्र गहलोत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मानवेंद्रास कॉर्नर। तो प्यारे बच्चों, हम व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय पढ़ रहे हैं। कक्षा 12 की यह पाठ्य पुस्तक है और आज का वीडियो मेरा है अध्याय 2 का भाग 5। यानी अध्याय 2 पर मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो बनाकर पोस्ट किए हैं। 2 वीडियो इसमें गणनावाचक धारणा पर आधारित हैं और 2 ही वीडियो क्रमवाचक धारणा पर आधारित है। तो आज का जो मेरा वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो है मांग मांग वक्र तथा मांग का नियम आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके साथ ही व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग में हम डिफरेंस समझ लेंगे। मांग वक्र में शिफ्टिंग को हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। मांग क्या है, बाजार मांग क्या है, मांग के निर्धारक क्या है, मांग अनुसूची या मांग तालिका क्या है, मांग वक्र पर शिफ्टिंग और मांग वक्र का खिसक जाना, इसको आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं मांग का अर्थ। मांग क्या है? देखो, मांग किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसे एक उपभोक्ता समय की एक निश्चित अवधि में खरीदने को तैयार है। अब समय की एक निश्चित अवधि, निश्चित कीमत है और एक प्रभावपूर्ण इच्छा है, ये कुछ विशेषताएं मांग की दिख जाती है। इसको सरल तरीके से अगर मैं स्पष्ट करूं तो एक उदाहरण से हम इसको समझते हैं। देखिए, माना कोई व्यक्ति कैमरा फोन खरीदने की इच्छा रखता है, एक स्मार्टफोन अगर कोई व्यक्ति खरीदने की इच्छा रख रहा है, लेकिन इच्छा होना ही मांग नहीं है अगर उसके पास पर्याप्त रुपए नहीं है। अब रुपए हैं, इच्छा है, फिर भी यह मांग नहीं कहलाएगी जब तक कि यह इच्छा प्रभावपूर्ण ना बने। अब देखो, रुपए हैं हमारे पास कैमरा फोन खरीदने के लिए, कैमरा फोन खरीदने की हमें इच्छा भी है, लेकिन रुपए खर्च करने को हम तत्पर नहीं है। हम फोन पर रुपए खर्च करना ही नहीं चाहता वो उपभोक्ता, तो वह इच्छा मांग नहीं होगी। इच्छा तभी मांग कहलाएगी जब वो कैसी हो, वो प्रभावपूर्ण इच्छा हो। प्रभावपूर्ण इच्छा का मतलब है व्यक्ति के पास साधन है, साधन व्यय को भी वो तत्पर है, यानी कि धन है उसके पास, कैमरा फोन खरीदने की वह इच्छा भी रख रहा है और वह धन व्यय भी करना चाहता है, तो ये इच्छा प्रभावपूर्ण इच्छा कहलाएगी, ये इच्छा मांग कहलाएगी। तो देखिए, मांग की कुछ परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है। पहली परिभाषा प्रोफेसर लिप्से के अनुसार है। लिप्से कहता है कि किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा जिन्हें उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर, कुछ टर्म कंडीशन है, अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित समय में खरीदने के लिए तत्पर हो, वह मांग कहलाती है। यानी लिप्से के अनुसार किसी वस्तु की विभिन्न मात्रा जिन्हें उपभोक्ता अन्य बातें समान रहने पर एक निश्चित टाइम पीरियड में वो खरीदने के लिए तत्पर है, तो वह इच्छा मांग कहलाएगी। मिल कहता है मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो कोई व्यक्ति दिए हुए मूल्य पर खरीदने को तत्पर हो। बेनन कहता है किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की वह मात्रा है जो दी हुई कीमत पर एक निश्चित समय अवधि में खरीदी जाए। तो देखो, इन परिभाषाओं के आधार पर मांग की कुछ विशेषताएं निकलती है। हमने जो भी ये परिभाषाएं पढ़ी, इन परिभाषाओं में वस्तु की इच्छा दिखाई देती है, वस्तु हेतु पर्याप्त साधन होने जरूरी है, साधन व्यय को तत्पर भी होना जरूरी है, निश्चित कीमत की बात कही गई है और निश्चित समयावधि की बात कही गई है। तो ये सारी चीजें, ये सारी बातें मांग की क्या है, विशेषताएं। मांग में ये बातें दिखाई देगी। कोई भी वस्तु की मांग तभी कहलाई जाएगी वो इन पांचों बातों के अंतर्गत आती हो। तो मांग की पहली विशेषता हो गई वस्तु की इच्छा होगी, वस्तु हेतु पर्याप्त साधन होने चाहिए, साधन व्यय के लिए व्यक्ति तत्पर भी हो, साथ ही उस वस्तु की कोई निश्चित कीमत हो जिस पर वो व्यक्ति एग्री करता हो खरीदने को, और निश्चित समय अवधि, एक निश्चित टाइम पीरियड, ये मांग में दिखाई देगा। तो देखिए, मांग तालिका क्या है? मांग तालिका या मांग अनुसूची। मांग तालिका अन्य बातें समान रहने पर मांग तालिका विभिन्न कीमतों पर वस्तु की खरीदी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। मान लीजिए कोई आम है, ये एक वस्तु है आम। आम की कीमत यहाँ पर दी हुई है और आम की मांग यहाँ पर है। तो देखिए, आम की कीमत 2 रुपये है तो आम की 10 इकाइयों की मांग है। आम की कीमत 4 रुपये हो जाती है तो आम की 8 इकाइयों की मांग है। आम की कीमत 6 रुपये हो जाती है तो आम की मान लीजिए 4 इकाइयों की मांग रहती है। और अगर आम की कीमत बढ़कर 10 रुपये हो जाती है तो मात्र 2 इकाई की मांग रहती है। तो स्पष्ट है, कीमत और मांग में कैसा संबंध दिखाई दे रहा है? विपरीत संबंध है। अगर कीमत देखो बढ़ रही है तो मांग की स्थिति यहाँ क्या जा रही है? मांग घट रही है। और वही कीमत अगर 10, 6, 4 अगर घट रही हो तो मांग क्या होगी?
बढ़ेगी। तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध है। अब बात आती है मांग तालिका क्या है। तो मांग तालिका विभिन्न कीमत स्तरों पर, ये विभिन्न कीमत स्तर है, इन विभिन्न कीमत स्तरों पर ये मांगे जाने वाली मात्राओं को प्रकट करती है। तो सीधा सा अर्थ है मांग तालिका किसे कहते हैं। अगर प्रश्न ऐसा पूछा जाए मांग अनुसूची से आप क्या समझते हो, तो आपको सीधा सा उत्तर लिखना होगा कि विभिन्न कीमत मात्राओं पर मांगी जाने वाली मात्राओं को तालिका रूप में जो प्रस्तुत करती है वो मांग तालिका होती है। तो तालिका रूप में प्रस्तुत करना मांग तालिका है। विभिन्न कीमत स्तर है ये, इन विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी जाने वाली ये विभिन्न मात्राएं हैं, इसको तालिका में प्रस्तुत करना मांग तालिका। अब बात आती है मांग तालिका कितने प्रकार की है। तो मांग तालिका दो प्रकार की दिखाई देती है। पहली है व्यक्तिगत मांग तालिका और दूसरी है बाजार मांग तालिका। अब व्यक्तिगत मांग तालिका क्या है, देखो व्यक्तिगत मांग तालिका वह मांग तालिका है जो किसी एक व्यक्ति विशेष की विभिन्न मात्राओं को प्रकट करती है। यानी विभिन्न कीमतों पर किसी व्यक्ति की विभिन्न मांग मात्राओं को प्रकट करें तो वह व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाएगी। मान लीजिए ये आइसक्रीम की कीमत है और ये किसी एक व्यक्ति की मांग है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति है, इस ए नाम के व्यक्ति की ये मांग दर्शाई गई है। तो यहाँ आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये होने पर आइसक्रीम की ये ए नाम का व्यक्ति 10 इकाइयों की मांग करता है। आइसक्रीम की कीमत 2 रुपये होने पर यह 8 इकाइयों की मांग करता है। उसी तरीके से कीमत और बढ़ती है तो यह मांग 6 इकाई करेगा, कम हो जाती है इसकी। तो 5 रुपये अंतिम रूप से कीमत होने पर ये मात्र 2 इकाई की ही मांग करता है। तो आइसक्रीम की कीमत बढ़ने पर आइसक्रीम की मांग क्या हुई, घटी है। लेकिन ये किस व्यक्ति की मांग को प्रकट कर रही है, ये ए नाम के व्यक्ति की मांग को प्रकट कर रही है। तो व्यक्तिगत मांग तालिका किसी व्यक्ति विशेष की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं को प्रकट करती है। तो सीधा सा व्यक्तिगत मांग तालिका का अर्थ निकल के आ जाता है। व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होती है, ये विभिन्न कीमत स्तर है, इन विभिन्न कीमत स्तरों पर ये ए नाम के व्यक्ति की मांग है, इसका तालिका रूप में प्रस्तुत करना व्यक्तिगत मांग तालिका कहलाता है। अब मान लीजिए बाजार मांग तालिका क्या है, इसको एग्जाम्पल में अपन ले लेते हैं। तो बाजार मांग तालिका का सीधा सा अर्थ है बाजार में मांगी जाने वाली कुल मात्रा, यानी विभिन्न कीमत स्तरों पर बाजार में कुल मांग कितनी है ये देखते हैं। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से अगर मैं आपको कहूँ कि मार्केट में 2 ही उपभोक्ता हैं, 2 ही व्यक्ति हैं जो मांग करते हैं, ऐसा तो बाजार में खूब सारे उपभोक्ता होते हैं, इन सब की मांग को जोड़ा जाए तो कुल मांग निकल कर आएगी। हम मान लेते हैं 2 ही उपभोक्ता हैं, टोटल मार्केट में 2 ही उपभोक्ता हैं, ए नाम का उपभोक्ता और बी नाम का उपभोक्ता। आइसक्रीम की कीमत 1 रुपये होने पर ए नाम का व्यक्ति जो है वो 6 इकाइयों की मांग करता है और बी नाम का व्यक्ति 10 इकाइयों की मांग करता है। अगर मैं 6 और 10 को जोड़ दूं तो बाजार मांग निकल आएगी। भाई बाजार मांग कैसे निकलेगी, बाजार मांग विभिन्न व्यक्तिगत मांगों का क्या होती है, जोड़ होती है। तो बाजार मांग तालिका किसे कहेंगे, तो बाजार मांग तालिका का सीधा सा अर्थ है विभिन्न कीमत स्तरों पर बाजार में मांगी जाने वाली कुल मात्रा का तालिका रूप में प्रस्तुतिकरण बाजार मांग तालिका कहलाता है। ये विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी जाने वाली कुल मात्राओं को प्रकट करती है, ये बाजार मांग तालिका है। बाजार मांग तालिका आएगी कैसे, बाजार मांग तालिका विभिन्न व्यक्तिगत मांगों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो बाजार मांग तालिका निकल जाएगी। बात आती है मांग वक्र। देखो मांग वक्र क्या है, मांग वक्र क्या है, विभिन्न किसी व्यक्ति विशेष या बाजार में मांगी जाने वाली कुल मांग मात्राओं का आरे के रूप में प्रस्तुत करना मांग वक्र कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति विशेष का मांग वक्र बन रहा है तो वो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाएगा। अगर बाजार या कुल मांग को प्रकट करने वाला वक्र है तो वो बाजार मांग कहलाएगा। जिस प्रकार मांग तालिका 2 प्रकार की है, उसी प्रकार मांग वक्र भी 2 प्रकार का है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। अब बात आती है व्यक्तिगत मांग वक्र क्या है। देखो तो व्यक्ति, जैसा नाम है व्यक्तिगत मांग वक्र, किसी व्यक्ति विशेष का मांग वक्र, यानी व्यक्तिगत मांग वक्र। यहाँ एक चित्र दिया हुआ है, देखो डायग्राम दिया हुआ है। इस वक्र, ये डीए जो वक्र है वो ए नाम के व्यक्ति का मांग वक्र है। ये मांग वक्र की आकृति कैसी होती है, ऋणात्मक ढाल वाली होती है, गिरती हुई होती है। अब कोई भी वक्र अगर ऋणात्मक ढाल वाला बनेगा तो इन दोनों अक्षों में उल्टा संबंध होगा। अगर कीमत बढ़ेगी तो मांग क्या होगी, मांग घटेगी, और अगर कीमत घटेगी तो मांग क्या होगी, बढ़ेगी।
तो कीमत और मांग में विपरीत संबंध दिखेगा, क्योंकि ये वक्र ऋणात्मक ढाल वाला है। तो ऋणात्मक ढाल वाला कोई भी वक्र बनता है तो इसका मतलब है दोनों अक्षों में क्या होगा, विपरीत संबंध होगा। कीमत और मांग में विपरीत संबंध को ये प्रकट करता है। ए नाम के व्यक्ति का ये मांग मात्रा को प्रकट कर रहा है। मान लीजिए ये ए नाम का व्यक्ति इस ए बिंदु के अनुसार 10 रुपए कीमत पर ये केवल 4 इकाइयों की मांग करता है। वही कीमत घटकर अगर मान लीजिए, ये थोड़ा सा रॉन्ग बना दिया, अगर कीमत घटकर मान लीजिए 4 रुपए रह जाती है तो यही व्यक्ति 8 इकाइयों की मांग करता है। तो कीमत बढ़ने पर क्या हुई, कीमत बढ़ने पर मांग क्या हुई, घट गई। कीमत 4 रुपए से बढ़कर अगर 10 रुपए हो गई तो ये व्यक्ति जो 8 इकाइयों की मांग कर रहा था अब 4 इकाइयों की ही मांग करता है। तो विभिन्न कीमत स्तरों पर किसी व्यक्ति विशेष की मांगी जाने वाली मात्राओं को आरेख रूप में प्रस्तुत करना, डायग्राम में प्रस्तुत करना, चित्रीय रूप में प्रस्तुत करना मांग वक्र कहलाता है। तो व्यक्तिगत मांग वक्र किसी एक व्यक्ति विशेष की मांग मात्राओं का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। उसी तरीके से बाजार मांग वक्र कुल बाजार मांग को प्रकट करता है। यहाँ नहीं डीएम, यहाँ चित्र में जो डीएम दिखता है ये एम का मतलब मार्केट है, मार्केट डिमांड, बाजार मांग। बाजार मांग विभिन्न व्यक्तिगत मांगों का जोड़ होती है। बाजार मांग वक्र किस तरीके से निकलेगी, विभिन्न व्यक्तिगत मांगों को अगर हम जोड़ देंगे तो बाजार मांग निकल के आ जाएगी। तो विभिन्न कीमत स्तरों पर मांगी जाने वाली कुल मात्राओं को अगर आरेख रूप में प्रस्तुत करें तो यह बाजार मांग वक्र कहलाएगा। वही बात है, मांग और कीमत में क्या संबंध है, विपरीत संबंध है। अब बात आती है मांग का नियम क्या है। देखो, मार्शल ने मांग का नियम दिया, प्रोफेसर मार्शल ने मांग का नियम दिया। मार्शल कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग क्या होती है, कम होती है। यानी मार्शल कहता है अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें कुछ टर्म कंडीशन है, अन्य बातें समान रहने पर, समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर अगर वस्तु की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो वस्तु की मांग क्या होगी, घटेगी। अगर वस्तु की कीमत घटेगी तो वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। तो इससे पहले हम बोलेंगे अन्य बातें समान रहने पर कुछ टर्म कंडीशंस है, कुछ मान्यताएं हैं। अगर ये मान्यताएं सही स्थिति में होगी तभी मांग का नियम लागू होगा। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत अप होती है तो डिमांड डाउन होती है, कीमत डाउन होती है तो डिमांड अप होगी। तो अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी और वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग घटेगी। यही मांग का नियम है। फलन रूप में मांग फलन को हम इस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, डी फलन है पी का। यानी पी क्या है, पी स्वतंत्र चर है, पी से डी तय हो रहा है, ना कि डी से पी तय हो रहा है। तो डी फंक्शन है किसका, पी का। डी आश्रित चर है, पी स्वतंत्र चर है, पी निर्धारक है किसका, मांग का। तो मांग का सबसे बड़ा निर्धारक कौन है, कीमत है। कीमत कम होती है तो मांग ज्यादा होती है, कीमत ज्यादा होती है तो मांग कम होती है। तो कीमत मांग को तय करता है, ना कि मांग कीमत को तय करता है, ये नहीं है। तो कीमत क्या है, निर्धारक है डी का। तो हम मांग फलन को इस तरीके से रख सकते हैं, डी का मतलब है डिमांड यानी मांग, एफ का मतलब है फंक्शन यानी फलनात्मक संबंध, पी यानी प्राइस, कीमत को व्यक्त करता है। फिर देखिए मांग के नियम की मान्यताएं। देखो, मांग का नियम किन दशाओं में लागू होता है, अपने बात की मांग का नियम की। मांग का नियम मार्शल के अनुसार कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, ये हमने समझा। मांग का नियम में हमने कुछ टर्म कंडीशंस बोली, अन्य बातें समान रहने पर। अब ये अन्य बातें क्या हैं वो हम देख रहे हैं। तो ये अन्य बातें ही मांग के नियम की मान्यताएं। तो देखिए मांग के नियम की मान्यताएं, किन दशाओं में मांग का नियम लागू होता है या वे परिस्थितियां जो मांग के नियम को लागू करती है। तो पहली बात है, उपभोक्ता की रुचि प्राथमिकताओं में कोई परिवर्तन ना हो। यानी मैं बात कहता हूं कि कीमत बढ़ती है तो मांग क्या होती है, घटती है, और कीमत घटती है तो मांग क्या होती है, बढ़ती है। ये हम बोलते हैं अन्य बातें समान रहने पर। तो अन्य बातों में ये बातें आती हैं। अगर उपभोक्ता की रुचि है, प्राथमिकता है, उसकी पसंद है, ये अगर बदल जाती है तो फिर ये बात लागू नहीं होगी। फिर हम ये नहीं कह सकते कि कीमत बढ़ने पर मांग घटती है,
कीमत बढ़, अगर आपकी पसंद में है वो वस्तु, तो कीमत बढ़ती हुए भी आप उसे उतना ही खरीदोगे जितना पहले खरीद रहे थे। तो बात खंडित हो गई, कीमत बढ़ने पर मांग को घटना चाहिए, लेकिन कीमत बढ़ती हुई होने पर भी आप उस वस्तु का उतना ही प्रयोग कर रहे हो जितना पहले कर रहे थे, तो यहाँ मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो उपभोक्ता की रुचि और पसंद में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। फिर है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कीमत बढ़ने के साथ अगर आपकी आय भी बढ़ गई, तो आप पहले जितना ही उपभोग करोगे, किसी वस्तु की कीमत बढ़ गई उसके साथ आपकी आय बढ़ जाती है, तो आप उस वस्तु को उतना ही खरीदोगे जितना पहले खरीद रहे थे। तो फिर मांग का नियम ये लागू नहीं हुआ। भाई कीमत बढ़ने पर तो मांग घटनी चाहिए, लेकिन यहाँ ये भी नहीं हुई। तो इसीलिए ये बात होनी चाहिए कि उपभोक्ता की आय स्थिर हो। मांग का नियम बोलते समय अन्य बातें समान रहते हैं हुए हम बात कर रहे हैं, तो ये अन्य बातों में ये कुछ टर्म कंडीशंस हैं, ये कुछ मान्यताएं हैं। ये मान्यताएं सही स्थिति में होने पर मांग का नियम लागू होता है। तीसरी बात, रीति रिवाजों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो कई बार व्यक्ति रीति रिवाजों के वनिस्पत खर्च करता है। रीति रिवाज ऐसे हैं कि उन्हें अनिवार्यता करना ही होता है। अगर कीमतें बढ़ रही हैं, कीमतें बढ़ी हुई हैं, तो भी हमें वो उतना ही खर्च करना पड़ेगा। भविष्य में वस्तु की कीमत में परिवर्तन की कोई आशंका नहीं हो। देखो वर्तमान में किसी वस्तु के दाम बढ़ रहे हैं, कीमत बढ़ रही है, और फ्यूचर में दाम और बढ़ेंगे, इसका आशंका हो जाती है। तो बढ़ते हुए दाम होते हुए भी आज वर्तमान में उस वस्तु की हम ज्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये भविष्य में और महंगा हो जाएगा। सोना मान लीजिए आज जिस हिसाब से बिक रहा है 10 ग्राम के मान लीजिए 50,000 है, तो ये 50,000 10 ग्राम के हैं, और दीपावली आते आते सोना 60,000 10 ग्राम पे चला जाएगा। तो अब बढ़ते हुए भाव होते हुए भी सोने को मांग बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में उसकी मांग फ्यूचर में उसकी कीमत बढ़ेगी, इसीलिए वर्तमान में लोग मांग को बढ़ा देंगे। तो फिर मांग का नियम लागू नहीं हुआ। वस्तु सामान्य प्रकृति की हो, देखो वस्तु विशिष्ट प्रकृति की है, जीवन अनिवार्य वस्तु है, तो उस पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप नमक को ही ले लीजिए। नमक हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? हम जितना आप 1 केजी नमक मान लीजिए एक परिवार एक माह में यूज लेता है। अगर नमक की कीमत बढ़ जाती है तो क्या आप नमक कम इस्तेमाल करोगे? या नमक की कीमत घट जाती है तो क्या आप 2 केजी इस्तेमाल करने लग जाओगे? क्या नहीं होगा ना। इसी प्रकार आपके शर्ट पे लगे हुए बटन है, सुई धागा, ये कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी हमारे जीवन में थोड़ी ही जरूरत होती है। इनकी कीमतें बढ़ती हैं या घटती हैं, इनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बटन सस्ते हो जाएं, 1 रुपए के 10 बटन आने लगे, 10 रुपए का एक बटन है, वो 10 बटन आने लगे, तो क्या आप शर्ट पे दुनिया भर के बटन लगा दोगे? क्या आप उनका उपभोग उतना नहीं करोगे जितना आप पहले कर रहे थे, आप उतना ही करोगे, आप अपना उपभोग नहीं बढ़ाओगे। तो विशिष्ट वस्तुएं, जीवन अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में मांग का नियम लागू नहीं होता। मौसम और सरकारी अन्य वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो संबंधित होती है, एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे के स्थान पर रिप्लेस भी हो सकती है, एक पूरक भी होती है ना। जैसे चाय और कॉफी पूरक वस्तुएं हैं। अगर कॉफी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। अब चाय की कीमत में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। भाई मांग कब बढ़ती है? जब कीमत गिरती है तब मांग बढ़ती है। लेकिन यहाँ कीमत गिरी नहीं, फिर भी मांग बढ़ गई। क्यों? क्योंकि संबंधित वस्तु की कीमत में परिवर्तन हुआ। कॉफी की कीमत बढ़ गई, इसलिए कॉफी पीने वाले अब चाय पीने लगे, तो चाय की मांग ऑटोमेटिक बढ़ गई। फिर है मौसम और सरकारी नीतियों में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखो मौसम, हम सर्दियों के मौसम में हम आइसक्रीम की मांग करते हैं क्या? कम करते हैं। गर्मियों के मौसम में हम स्वेटर की मांग करते हैं क्या? नहीं करते हैं। भले ही अभी स्वेटर सस्ता है, लेकिन अभी गर्मी की दशा है, तो ऐसे में हम स्वेटर की मांग नहीं करेंगे। सर्दियों में आइसक्रीम सस्ती है, लेकिन फिर भी हम आइसक्रीम की मांग नहीं करेंगे। तो मौसम में बदलाव मांग को प्रभावित करता है। सरकारी नीतियों में परिवर्तन होता है तो वो भी मांग को प्रभावित करता है। एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। मान लीजिए सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगा दिया। पॉलीथीन की कीमत क्या है? सस्ती हो गई। पॉलीथीन सस्ती है, पॉलीथीन के बैग सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में, लेकिन गवर्नमेंट ने उन पर बैन लगा दिया। तो ऐसी स्थिति में क्या आप पॉलीथीन का यूज करोगे? क्या नहीं करोगे। तो पॉलीथीन का यूज घट जाएगा, क्योंकि सरकारी नीतियां ये बाधक बनती है उसकी मांग को जनरेट करने में। समाज में आय और संपत्ति का वितरण में परिवर्तन ना हो। गरीबों से अमीरों की ओर आय जा रही है या अमीरों से गरीबों की ओर आय जा रही है, तो उसका भी मांग पर इफेक्ट पड़ता है। तो मांग आय के वितरण से भी प्रभावित होती है। अमीर वर्ग की आय
बढ़ती है तो मांग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमीरों की मांग पहले ही ऊंची होती है, अमीरों का उपभोग स्तर पहले ही क्या होता है, ऊंचा होता है। तो अगर अमीरों से गरीबों की ओर आय का हस्तांतरण होता है, अमीरों से गरीबों की ओर आय का हस्तांतरण होता है, तो मांग बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मांग इसलिए बढ़ेगी क्योंकि गरीबों का उपभोग स्तर पहले से ही कम है। तो ऐसी स्थिति में अगर गरीबों के पास आय का कुछ हस्तांतरण या आय का कुछ भाग इस वर्ग से इस वर्ग की ओर आया है तो मांग को बढ़ाएगा। लेकिन गरीबों से अमीरों की ओर जो आय गई है तो वो उपभोग में वृद्धि नहीं करेगी, क्योंकि अमीरों का उपभोग पहले ही बढ़ा हुआ है। तो ये मान्यताएं हैं, ये मान्यताएं पूरी होने पर मांग का नियम लागू होता है। इस प्रकार मांग फलन को व्यक्त किया जा सकता है। तो देखो, इस वीडियो में हमने मांग का अर्थ समझा, मांग क्या है, इसके साथ ही हमने मांग तालिका को समझा, मांग तालिका के प्रकार देखे, मांग वक्र के प्रकार देखे, उसके साथ मांग के नियम को समझा। मांग का नियम मार्शल ने दिया। मार्शल कहता है अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग कम होती है और वस्तु की कीमत घटने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। तो इसको मैंने आपको सरल तरीके से इस तरीके से बताया, अन्य बातें समान रहने पर आप पहले बोलेंगे और फिर कहेंगे कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है, यही मांग का नियम है। तो मांग का नियम हमने पढ़ा। मांग फलन हमने समझा कि मांग डिपेंड करती है कीमत पर। पी स्वतंत्र चर है, पी निर्धारित करता है मांग को, यानी डी और पी में फंक्शन है कि कौन मुख्य भूमिका निभाता है, पी निभाता है। पी स्वतंत्र चर है या डी का निर्धारक है। तो इस तरीके से हमने ये पढ़ा और उसके साथ ही मांग के नियम की मान्यताएं पढ़ी। तो प्रश्न सीधा सा बोर्ड में क्या पूछा जा सकता है, मांग किसे कहते हैं, मांग के नियम से आप क्या समझते हो, किन दशाओं में मांग का नियम लागू होता है, मांग फलन को समझाइए या मांग फलन को लिखिए। इसके साथ ही मांग वक्र के प्रकार, मांग तालिका के प्रकारों पर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर आज हम इस भाग को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट भाग में हम मांग के नियम के अपवाद करेंगे और मांग में शिफ्टिंग को समझेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।